मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे और सियासत की बात करें अगर तो मुस्लिम लीग नून पर बगावत के मुकदमात के बाद सियासी तलखी अरूज पर पहुँच गई है। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला मुदई का रिकॉर्ड सामने आ गया है, जो PTI का तंजीमी ओहदेदार और क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बताया जा रहा है। मुदई बदर रशीद की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब और शेख रशीद समेत कई हुकूमती रहनुमाओं के साथ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तस्वीरें भी गर्दिश कर रही हैं। लीगी रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि करप्शन का बयानिया पिट चुका है। हुकूमत बदर रशीद जैसे क्रिमिनल लोगों के जरिए गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज करवा रही है। ताहम गवर्नमेंट ने मुकदमे और मुदई से लाताल्लुकी का इजहार किया और वाज़ेह किया है कि बदर रशीद का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना नवाज शरीफ का पसंदीदा मशगला था। इसी मुनासिबत से पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, जिस तरह मैंने जिक्र भी किया कि नून लीग पर जो गद्दारी के मुकदमात हैं, अब आपके ख्याल में किसका फ़ायदा है इसमें, किसका नुकसान है? अभी तो वैसे भी बयानात भी बड़े मुख्तलिफ हैं। गवर्नमेंट के कुछ वज़रा कहते हैं कि ये हुआ है, कुछ कहते हैं उनकी मंशा शामिल नहीं है। मतलब एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। लेकिन आपके ख्याल में ये किसका फ़ायदा, किसका नुकसान है? बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह पैनलिस्ट जो है वो सब तारीख़ के तालिब इल्म भी और तारीख़ जानते भी। अयाज साहब हैं, अयाज लतीफ़ चौधरी साहब हैं, तहरीक के ब्रिगेडियर साहब तशरीफ़ फरमाए, हमारे आमिर इलियास राना साहब हैं, फैसल साहब हैं। मैं अगर सबकी इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ इस मामले में ये करना चाहता हूँ कि लोगों को याद होगा कि ढाका यूनिवर्सिटी में 5 तलबा शहीद हो गए थे और वो ज़बान का मसला था, बंगाली और उर्दू ज़बान का। और कायदे आज़म ने 1948 में वहाँ जाकर ये कह दिया था ढाका में कि उर्दू ही सरकारी ज़बान होगी और बंगाली अगर ज़बान बननी है तो फिर हम एक सूबा बन रहा है, ज़ाहिर है कि जब दस्तूर साल असेंबली है तो सूबे वाले चाहें तो अपनी ज़बान कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग में से अवामी लीग अलग हो गई, यानी वो अवामी मुस्लिम लीग बनी और उसके भाषानी साहब सदर बने और उसके MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो सरबराह थे, सेक्रेटरी जनरल थे, मुजीबुर रहमान साहब, वो उसके सेक्रेटरी जनरल बन गए। उसके बाद 1954 में इंतखाबात होते और इंतखाबात में मुस्लिम लीग को यानी मशरक़ी पाकिस्तान में 97% वोट नहीं मिलते, 97% अवामी लीग को मिलते हैं और 3% मुस्लिम लीग को मिलते हैं। और फिर उसके बाद मगरबी पाकिस्तान के अखबारात ने शेर बंगाल अबुल कासिम फजल हक को गद्दार कहना शुरू कर दिया। गद्दार गद्दार गद्दार। और गद्दारी के सर्टिफिकेट इस तरह बांटे जाने लगे कि उसके बाद फिर ईस्ट पाकिस्तानी बनकर रह गया। तो इस मुल्क में जिस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं और जैसे यहाँ पर मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं, उनके बाद हम पाकिस्तान को तकसीम करते हैं। हम पाकिस्तान को बनाने की कोशिश नहीं करते, हम पाकिस्तान को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई भी मुकदमा चाहे जिसने भी दर्ज कराया हो और जो भी इसकी हिमायत में ये जो बयान दिया गया है शहबाज गिल साहब का, ये तो बांटते रहे, यानी आप फला पर इल्जाम लगा दें कि वो बांटते रहे, तो आप तो ऐसा ना करें ना। अगर वो बांटते भी रहे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज बहुत रंजीदा हूँ, बहुत मगमूम हूँ कि हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मुकदमात दर्ज करा रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, बगावती मुकदमात। ये बहुत बुरा तर्ज अमल है। ये पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी सूदमंद साबित नहीं होगा। इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा, इससे मुल्क में कोई फायदा नहीं होगा। नफरतें बढ़ेंगी और नफरतें बढ़ रही हैं और नफरतों में फिर कोई खलीज पाटने वाला नहीं आएगा कि कोई आकर मज़ाकरात करा सके। फिर बहुत कुछ बुरा होने चाहेगा और इतना बुरा होगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। आमीन। जी अयाज खान साहब। मैं भी आमीन से शुरू करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो पिक्चर रखी है सामने वो बहुत खौफनाक है। अब इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता था, ये फवाद चौधरी साहब से कल हमें पता चला इसका। पंजाब गवर्नमेंट भी उस तरह से इसको ऑन नहीं कर रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। और एक चीज़ तो बिल्कुल तयशुदा है दुआ कि इस तरह का मुकदमा जो होता है वो पॉसिबल नहीं है कि किसी को आम बंदा एक जाए। यहाँ तो चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं होता, पुलिस नहीं करती। और फिर जिस तरह की तारीफें आज उसकी सामने आई हैं जिसने मुकदमा दर्ज कराया कि वो उस पर मुकदमात भी हैं बहुत सारे, इवन पुलिस के हवाले से भी मुकदमात हैं।
तो इस तरह का बंदा क्या आप समझती हैं कि वो थाने जाएगा और आराम से वो जो भी उसमें दफात लिखवाएगा, किसी पर गद्दारी का मुकदमा, बगावत का, ये जो भी कहेगा उसके मुताबिक वो FIR कट जाएगी? बिल्कुल। इतना इसका मतलब है कि पुलिस इतनी खुद मुख्तार हो चुकी है इस मुल्क में कि अब कोई भी जाएगा, हम यहाँ से उठें और किसी के खिलाफ भी जाके कोई अगर पर्चा दर्ज कराना चाहते हैं तो करा दें, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। ये बिल्कुल कैटेगोरिक वजाहत आनी चाहिए इस पे कि ये किसके इमा पे हुआ। पंजाब गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी। नॉर्मली इस तरह के मामलात में फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पीछे हट गई। चॉइस सर्वर जो गवर्नर पंजाब है, उन्होंने जाती हैसियत से जरूर वजाहत इसकी की है कि जी पिक्चर्स कुछ इसके पीछे सोशल मीडिया पर आ रही थी। पिक्चर्स बिल्कुल वो बात ठीक है, दुआ कोई भी किसी के साथ भी तस्वीर तो बनवा सकता है, लेकिन जब उसको ओहदेदार बताया जा रहा है और ये बात अगर ठीक है तो फिर वो पिक्चर्स बिला वजह नहीं है। अगर वैसे कोई होता तो मैं कहता कि जी ठीक है, वो तो लोग जाहिर है ये सेलिब्रिटीज के साथ बनवाना चाह रहे हो तस्वीरें, आपके साथ बेशुमार खवातीन बनवाना चाह रही होती है। उज़ैर बल्लोच के लिए भी ना कहते ना पार्टी के लोग, पीटीआई। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। उसकी वजह ये कि वो आप काटते वही है ना जो बोया होता है। ये सारे इल्जामात तो आप लगाते रहे हैं दूसरी जमातों पे, अब जब आप पे आया तो आप फिर वजातों पे आ रहे हैं कि जी इंडिविजुअल एक्ट। तो अब सॉरी, इंडिविजुअल एक्ट इसको मैं नहीं मान सकता। जी आमिर साहब, आमिर इलियास राना साहब। जी देखें, बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन है कि आज काबीना में ये बहस हुई कि ये पर्चा किसने करवाया, और ये मैं वफाकी काबीना की बात कर रहा हूँ, पंजाब की भी काबीना का इजलास था, उसकी बात नहीं कर रहा जी। और वहाँ पे मुख्तलिफ आरात थी कि ये पर्चा वापस ले लेना चाहिए क्योंकि हमारा बयानिया नहीं है, और फिर काफ़ी लोगों की राय ये थी कि नहीं, अगर अब हम पर्चा लेंगे तो हमारी बहुत सुबकी होगी, वापस ले लेंगे और इसमें PMLN के वर्कर्स बहुत ज़्यादा उठ जाएंगे, अगर कोई प्रेशर बना तो वो ख़त्म हो जाएगा। और नतीजातन वहाँ बज़ाहिर ये तय हुआ कि जी ठीक है, फिर ये पर्चा है और पुलिस को इंडिपेंडेंट जो तहकीकात हैं वो कर लेनी चाहिए। लेकिन शिबली फराज साहब ने ब्रीफिंग में जो कुछ बताया वो इसके बिल्कुल हमारी इतलात के बरक्स, जो उन्होंने बयानिया दिया दायरा उसी को मानना चाहिए ना, कि उन्होंने कहा है कि ये पता नहीं कि कैसे हुआ और हम तहकीकात करेंगे कि ये पर्चा किसने कराया, हो सकता है हमारे मुखालफीन ने के ईमा पे पर्चा हुआ हो। यानी सारी पंजाब पुलिस आपने उधेड़ के रख दी। वहाँ उमर शेख फार्मूला लाहौर में चल रहा है, 9 अफसर रात बदल दिए, सुबह 6 अफसर आपने पुलिस के और ले लिए, DPOs कल बदले गए, आज भी बदले गए। आप मुसलसल पंजाब ऐसे है जैसे नई हुकूमत आई हो या ज़िमनी, वो जब मेन हुकूमत जाती है और निगरान हुकूमत आती है, तो उस तरह पंजाब में पुलिस का झकड़ चल रहा है तबादलों का। तो आप किस किस्म की इंतजामिया ला रहे हैं कि 5वां IG है और हर IG आए, और चीफ मिनिस्टर तो वही है ना, तो बेसिकली इंतजामिया तो चीफ मिनिस्टर की होती है, और आप DPOs यानी सियालकोट वाले को एक जगह भेज दिया है और दूसरी जगह जो आपस में तबादले हो रहे हैं 4-4 महीने बाद, 3-3 महीने बाद। ये भी कहीं नहीं है कि जी वो जो लगाए थे तो फिर वो उखाड़ के या तो वो OSD हो जाते, नहीं, उनको पोस्टिंग दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का जो स्टाफ अफसर होता है वो डेरा गाजी खान जाता है, जैसे शहबाज शरीफ के स्टाफ अफसर अच्छे DPOs लगते थे और DCOs लगते थे, वो भी साथ साथ एक काम चल रहा है। अब हम आ जाए पोलिटिकली कि जी ये क्या है। आपने बशीर मेमन का जिक्र किया, वो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो कहते हैं कि मुझे तो बुला के कहा गया कि उन्होंने चेयरमैन नैब के बारे में कल लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रिपोर्टरों से कहा कि जी वो देखें, हम उसे कहते हैं वो पर्चा दे देता है, अगले दिन बंदा अंदर होता है, शहजाद अकबर साहब बात कर लेते हैं। अब ये वो इंटरव्यूज में बातें भी कर गए। तो ये सारी चीज़ें आज ऐसे वक्त में ओपन हो रही हैं कि जिनको इनकी अपनी निगरान हुकूमत है। कोई ये वो नहीं है कि भुट्टो साहब की हुकूमत के बाद कोई मसूद महमूद बन रहा हो और वो बयान दे रहा हो। तो बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत अपने अफसरों के बारे में जो राय रखती है वो भी ओपन करे। जैसे उनकी पेंशन रोकना तो कोई बात नहीं थी ना, अगर है तो केस बनाते हैं उनके ऊपर कि जी आपने ठीक काम नहीं किया, या वो जो बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी मिक्स होके एक बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आप देख लें कि जो सिंध कैबिनेट ने आज ऑर्डिनेंस खत्म कर दिया, उन्होंने कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने गलत किया, हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट किया। बिलावल साहब बड़े खतरनाक बयानात उस हवाले से दे रहे हैं, मतलब वो डांडे गैर मुमालिक से जो फेडरल गवर्नमेंट मिला रही है वही सूबे मिला रहे हैं मरकज के साथ। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने बात कही, तो बजाय इसके कि सिचुएशन को खराब करें, बड़ों को मिल बैठना चाहिए और बैठ के साइड लाइन पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह मामला हल नहीं होगा और बहुत बिगाड़ पैदा हो जाएगा। जी फैसल साहब।
देखिए डॉक्टर आमिर साहब ने जो है वो तारीख के हवालों से बताया कि तारीख में जो है कब से जो है गद्दार कहने का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन देखिए सवाल ये है कि हमने कल भी बात की थी, पाकिस्तान तो जो है गद्दारों से जो भरा पड़ा है। पंजाब में तो अब जो है गद्दार पैदा हुआ है। अलग बात है कि एक ही दिन में काफ़ी वाफिर मिकदार में गद्दार आ गया, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। और इसी तरह हमारे कराची में हर 15 दिन बाद एक राह का एजेंट गद्दार आता रहता है, इसलिए हमें तो इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन इशू इस वक्त ये है कि इससे पहले जिन लोगों को गद्दार करार दिया गया, क्या कभी मीडिया ने इतनी शिद्दत के साथ उस पर गुफ्तगू की, उस पर बहस की, उस पर बात की जिस तरह मीडिया आज बात कर रहा है? इससे पहले अगर कोई गद्दारी के हवाले किसी को ऐसी बात की जाती थी, अगर दूसरा आदमी ये भी बोले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसको भी आप गद्दारी का स्टैम्प लगा देते थे। आमिर साहब इस बात के गवाह हैं, आपको इस हवाले से बहुत सारी मिसालें भी दे सकते हैं। मुझे गद्दार कहा गया है। आमिर साहब को मजहबी स्कॉलर है, या आमिर साहब को इंडिया के एजेंट बना के जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। जरूरी था कुछ अरसे तक पाकिस्तान का झंडा जरूर लगाऊं ताकि मैं बताऊं मैं गद्दार नहीं। मुल्क में तो इनको भी जो है गद्दारी का शर्फ हासिल हुआ। अब तो गद्दारी का सर्टिफिकेट भी जो है पाकिस्तान में जो है वो एक शर्फ रख चुका है। लेकिन इससे पहले क्यों किसी ने बात नहीं की? तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज पंजाब में गद्दार पैदा हो रहे हैं तो सब बात करते हैं, इससे पहले पूरा पाकिस्तान में गद्दार थे, तो पंजाब क्यों खामोश रहा? ये पंजाब, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है पंजाब है। कि आज मीडिया बात करता है, कोई मिसाल तो बताए ना कि मीडिया ने इससे पहले भी बात की हो। जो पाबंदियां पैमरा लगा रही है, पहले जब पैमरा पाबंदियां लगा रही थी उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उस पर स्टैम्प लगाती थी, क्यों खामोश रहती थी? तो आप तो जब आपका मामला सही चल रहे थे तो जब तो आप भी ये सर्टिफिकेट बांटे थे। आपको मैं बड़ा एक दिलचस्प वाकया बताऊं, जब कराची में ये 22 अगस्त वाला वाकया हुआ तो रात को डॉक्टर फारूक सत्तार को ये ठाकुर भाई जो है वो उठा के ले गए गद्दारी के इल्जाम में। हाँ। सुबह जो है वो सुबह 6 बजे जो है वो मुहब्बे वतन बन के जो है बाहर निकले। अच्छा मजे की बात पता है क्या है? मुहब्बे वतन बन के बाहर नहीं निकले, बल्कि वो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बांटने के। शाम में 5 बजे बैठ के प्रेस क्लब में जो है वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे, फला आदमी मुहब्बे वतन है, फला आदमी गद्दार है, वो तय कर रहे थे। उनको डिस्ट्रीब्यूशन की जो है ऑथोराइज कर दिया गया इस शहर में, इस मुल्क के अंदर। ये मंजर हमने देखा है सब कुछ। जब भी इतनी शिद्दत के साथ ये बातें की जाती तो फिर ये आज नवाज शरीफ को गद्दार नहीं डिक्लेयर किया जाता। जिस तरह के एक आदमी उठा, अजीब सा आदमी, इसका कोई आगे जानता ना पीछे जानता, वो FIR कटवा रहा। इसी तरह की FIR कराची में कटती हैं, क्यों उस वक्त आप लोग खामोश रहते हैं? ठीक, उस वक्त भी तो आप लोग बात किया करें। चले, इसी तरह की FIR बलूचिस्तान में कटती है, क्यों खामोश रहते हैं आप लोग? उस वक्त भी बात किया करें बलूचिस्तान पे। ठीक हो गया। KPK में जब कटती है जब भी बात किया करें। जब पूरा पाकिस्तान का मीडिया चुप रहता है, मीडिया को अपनी दोहरी पॉलिसी फैसल साहब बोल लिया फैसल भाई ने कि अभी बात करनी है। फैसल साहब अभी आप आज उस तरह की बातें कर रहे हैं। फैसल साहब जिस तरह आप आज बात कर रहे हैं ये वही बात है जैसे शिबली फराज और वो कहते हैं ना पंजाब के वजीर इत्तलात, वो भी कह रहे थे तहकीकात कराएं, इनको अरेस्ट कर लें। आप किससे कह रहे हैं? फयाजुल हसन चौहान साहब। ठीक हो गया जी, लतीफ साहब। अच्छा जी, मैं इसमें मेरा जो टेक ये है मेरा इसमें टेक ये है, आपसे कह रहा हूँ हाँ आज नहीं, मेरा शरारत की कोई बात नहीं है। आप के जो जज्बात हैं वो सर आँखों पे, और वो क्या कहते हैं कि मुझे आपकी राय से इख्तलाफ है, लेकिन आपकी राय के एहतराम के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ठीक है ना? हम लोग इस किस्म की सियासत के भी कायल, हमने जो आइडियल बनाए थे वो इसी तरह के बनाए थे। हमने भत्ताखोर सियासतदान नहीं बनाए थे। हमारा ख्वाब ये नहीं था कि ऐसे सियासतदान हम पे मुसल्लत हो जाएं। ये सर्टिफिकेट भी आप नहीं बांटे भत्ताखोरी के? नहीं, हमने क्या बांटने हैं? जो लेते थे बेचारे, जो देते थे भत्ता, वो ही रोते थे। हमने तो सर्टिफिकेट हमसे पड़ गए जो बांट रहे थे। हमने तो भत्ता किसी से ना मांगा, ना हमसे किसी ने मांगा। ठीक है ना जी? तो वो तो जिनको भत्ता देना पड़ता था वही रोते थे। आमिर लियाकत भाई बिल्कुल जानते होंगे, ये उनका एक पार्ट एंड पार्सल भी उनके रहे हैं। तो मेरा पहले तो एक आमिर भाई से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सर, यानी ये भी नवाज शरीफ के पर्चे की तरह नामजद हैं, जो इतनी ज्यादती गवर्नमेंट कर रही है, आपको चाहिए कि कम अज कम इन मौजूदा हुकूमत से तो ला तलकी का अख्तियार करना। एक MNA शिप ही है ना, और इसमें मेरे नाम के आखिर में आता है हुसैन। हाँ, मेरे नाम के आखिर में आता है हुसैन। हाँ, तो मैं इत्तिमाम हुज्जत करता हूँ
हाँ, अभी आशूर आई नहीं है, इमाम हुसैन का गुलाम हूँ। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप फैसला करूंगा कि जंग करे या ना करे। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह उसी वक्त फैसला करेंगे जब खैमों को आग लग जाएगी। कोई काम नहीं करेंगे भाई, समझदार आदमी है आप, हमारी काम नहीं करें। मैंने कहा ना कि ये वो काम करेंगे जब खैमे लुट जाएंगे, जब खैमे लुट जाएंगे तो उस वक्त करेंगे। तो फिर बहरहाल चलें, आपका ये जज्बा सर आंखों पे। तो बात ये है कि ये अब सवाल के किसको फ़ायदा होगा। देखें, बात ये है कि जिन गद्दारी, अब कोई ऐसा वो पाकिस्तान में मसला नहीं रहा, सिर्फ अकेले बलूचिस्तान या उनको नहीं रहा, पंजाब में भी बहुत से लोगों को गद्दार करार दिया गया और वो यहाँ मुल्क से फरार हो गए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम हुसैन हुआ करते थे, वो भी यहाँ से फरार हो गए। तो देखें, जब मुल्क के अंदर एक पावर का एक तरफ पेंडोलियम हो जाएगा तो दूसरी तरफ फिर वो कुछ नहीं हो सकता। अब भी ये जो बंदा जिसका नाम ले रहे हैं, जिसने पर्चा दर्ज कराया है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है उससे पूछना। वो सिर्फ 5 छित्रों की मार है, सही, बस उसको 5 छितर पड़ जाएंगे तो वो बता देगा जी मुझे किसने भेजा है। गवर्नमेंट में और उसके बाद सीसीपीओ लाहौर जो है, जो अपने थानेदारों को जेलों में बंद करते हैं, तो एक उनके लिए रख ले कमरा, और एक गवर्नर साहब, क्योंकि हमारे गवर्नर को मीडिया पे आने का बड़ा शौक है, तस्वीरें उतरवाने का उनको बहुत शौक है। वो लंदन से आए पाकिस्तान हुकूमत करने के लिए हैं, तो पता चल जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं, पर्चा किसने दर्ज कराया, ये तो 1 मिनट का काम है। आप कह रहे हैं उसमें वाज़ेह हो जाएगा किसका नुकसान किसका, वो इन्हीं का ही नुकसान होगा जो आज बैठे हुए हुकूमत की तर्जमानी कर रहे हैं ना, फिर ये मुंह छुपाते फिरेंगे लोगों से। ब्रिगेडियर साहब देखें, एक तो बगावत में और गद्दारी में बहुत फ़र्क है। एक तो हमें ये बिल्कुल हर एक को गद्दार नहीं कहना चाहिए, और सेकेंड ये कि जब आप किसी को उकसाते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ तो और उनको आप टॉपल करना चाहते हैं या मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ये आप इसमें जो है वो बगावत की बात कर रहे हैं। ये जो FIR की बात है, देखें एक बात बड़ी क्लियर है, मैं भी प्राइम मिनिस्टर को ना पता हो, चीफ मिनिस्टर का ना पता हो, लेकिन जो FIR करती है ना, कभी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दैट इज SSP की इजाज़त के बगैर FIR लॉन्च नहीं होती। वी शुड बी वेरी क्लियर। ये कम अज़ कम मुझे सिंध में पता है, पंजाब में भी यही होगा। रिस्पेक्टिव SHO DSP को बताते हैं, DSP SSP को बताते हैं, कोई भी FIR हो एंड देन इट इज रजिस्टर्ड, या SSP भी रिलक्टेंट होगा ऐसे मौके पे, अनलेस उसको हो सकता है किसी मिनिस्टर ने कहा हो, बिल्कुल, और उसने उसको उनको ऑब्लाइज करने के लिए फौरन काट दिया। दिस कैन बी द रीजन। तो सरवर साहब दे रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं, जो और लोग कह रहे हैं, तो ये हो सकता है जो है। लेकिन किसी न किसी ने, गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर ने ये जरूर कहा होगा जिसकी वजह से ये FIR कटी है। और फिर इतने लोग, लेकिन एक बात है, देखिए पॉलिटिशियन जैसे भी हैं, जो भी बात है, बट प्लीज डोंट टॉक। आप, मैंने पहले भी ये कहा था कि आप बिल्कुल हुकूमत को क्रिटिसाइज करें, PTI को क्रिटिसाइज करें, आप उनके जो इक़दामात उनको करें, आप महंगाई को करें, आप जो मर्जी बात करें, बट डोंट टॉक अबाउट अदारा। इसलिए कि इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल आप मराइल से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी डिफ़िकल्ट टाइम है, चाहे कश्मीर की बात करें या दरबयास की बात करें, जो भी लड़ाई हो रही, रोज़ाना हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ का सोचा करें। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ए ट्रू पाकिस्तानी, नॉट कि मैं किसी पार्टी से बिल्कुल अलाइन नहीं हूँ, और मैं रिस्पेक्ट माई पैनलिस्ट जितने भी हैं, मैं उनकी बिल्कुल कदर करता हूँ जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम जो मर्जी करें, ये एक अदारे को छोड़ दें, इसलिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ फ़ौज की बड़ी ही हमें ज़रूरत है। याद रखें, जिस मुल्क में अपनी फौज नहीं होती वहाँ दुश्मन की फौज आ जाती या होती है, इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल। और लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट को की बहुत कमजोरी है, इट्स लैक ऑफ गवर्नेंस। नंबर 2 बात है कि गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर कि आप निगोशिएट करें। बिल्कुल, ये जरूरी है कि आप निगोशिएट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है जी। रियासत के तमाम स्टेक होल्डर से आप जब तक बात नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं करते किसी भी मामले पर, जाहिर है फिर मामला आगे नहीं बढ़ते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल है, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है, और फिर ख़ास तौर पे जो अशाए खुर्दोनोश की जो आइटम्स हैं उनकी कीमतों के बढ़ने पर ज़ाहिर है कि सब काबीना को, प्राइम मिनिस्टर साहब को बिलखुसूस उस पर तशवीश भी है, और उन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शंस दी कि इन चीज़ों के लिए जल्द अज जल्द कोई हिकमत अमली बनाई जाए जिससे कि ये जो बुनियादी आइटम्स हैं इनकी कीमत कम हो, ताकि कुछ आवाम को रिलीफ मिल सके। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस की बात हुई है, तो इंशाअल्लाह अनकरीब आपको उनसे बाखबर कर दिया जाएगा। तो लुब्बे लुबाब ये कि सिवाय इन्फ्लेशन के और जितने भी हमारे अशारिये हैं, मुआशी अशारिये हैं, वो बड़ी मुस्बत जानिब जा रहे हैं। ये थे वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब जो काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग दे रहे थे। महंगाई की बात करें तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान सियासी लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है। तिजारती खसारा 5 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। सोना महंगा हो रहा है। रुपये की कदर में उतार चढ़ाव जारी है, जिस पर आज काबीना के इजलास में वफाकी वज़रा ने एहतजाज भी किया और महंगाई कंट्रोल करने पर जोर दिया। ताहम गवर्नमेंट का दावा यह है कि महंगाई के जो तमाम इशारे हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन है और सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आमिर इलियास खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। खबरें तो आ रही हैं कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी बातें हम पहले भी सुनते हैं, महंगाई कंट्रोल करने में आपके ख्याल में नाकाम क्यों नजर आ रही है? वो अभी वज़ीर इत्तलात साहब की ब्रीफिंग का बार बार हवाला इसलिए देना है कि काबीना की मीटिंग पे बात हो रही है और सवाल भी है। उन्होंने कहा चूंकि शुगर मिलें अपोजिशन की हैं, लिहाजा महंगाई भी वो पैदा कर रही हैं। कमाल अपोजिशन है, जब हुकूमत में होती है तो सस्ती चीनी बेचती है, और जब पर्चे हो रहे होते हैं तो महंगी चीनी बेचती है। और काबीना में बैठ के कंसेंसस हुआ सारी काबीना का आज कि जी जो महंगाई है ना वो इंतज़ामिया की नाकामी की वजह से है। अब 3 सूबे तो बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के तहत हैं। सिंध को छोड़ दें, वो फैसल भाई आज हमारी ट्राइका बैठी हुई है सिंध से, वो इनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वहाँ तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं, तो बाकी जगह पे ये ठीक करने लगे हैं। जुमे को वज़ीर आज़म अनाउंस करने जा रहे हैं कि जो पिछले हुकूमतें रही हैं वो बिजली का इतना बड़ा स्टॉक छोड़ के गई हैं हमारे लिए तबाही का, कि अब हमें जो 300 यूनिट तक हम रियायत दे रहे थे, जो मेरी इतला है, हमें उसमें कुछ कमी करनी पड़ेगी। शायद 101 से 300 यूनिट वाले तक के लिए बिजली की महंगाई का ऐलान होने लगा है, जो तकरीबन 55% सार्फिन है। वैसे 65 बनते हैं जो 1 से 100 वाले हैं। और रोजाना 2 अरब रुपए का सर्कुलर डेट, क्योंकि पिछले चोरी करते थे, पैसे इनको देने पड़ रहे हैं, वो पिछले तो चले गए सस्ती बिजली दे के। ये मुझे फार्मूला समझ नहीं आ रहा कि शुगर मिलें जिनकी हैं वो अपोजिशन में महंगी बेच रहे हैं और ये उन्हें कुछ नहीं कह रहे, और वो चीनी बिजली सस्ती देते रहे और बिजली देते रहे। अब मसला ये बन गया है कि बिजली मौजूद है और खरीदने वाली सनतें वो बंद पड़ी हुई हैं, कोरोना की वजह से फिर भी खराब हुई हैं। बजाय इसके कि इलाज इसका किया जाए, ये काम चलेगा नहीं कि कब तक आप डालेंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने चूंकि 3 साल का कहा हुआ है, लिहाजा 9 महीने तो उनकी तरफ से मौजूद हैं। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब। अमेरिकन में बिल्कुल ठीक है, और ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि गवर्नमेंट की अटेंशन प्राइस कंट्रोल, प्राइस हाइक पे बिल्कुल नहीं, ये नाम का कंट्रोल है, और ना वो मुझे नहीं समझ आता कि क्या उनकी गवर्नेंस है। वरना कोई वजह नहीं कि 80 रुपए या 100 रुपए प्याज 1 किलो मिल रहा हो। गरीब आदमी को यही तो चीजें चाहिए। बिल्कुल। आप अपनी पॉपुलैरिटी कैसे करते हैं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं इनकी? जो अपनी एक किचन कैबिनेट है वो इनको बताना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को जी कि आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और ये थोड़ा टाइम रह रहा है, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आपने हालत में आवाम को सहूलत देनी है और वो महंगाई कम करनी है, चाहे वो चीनी, आटा, दाल, ये वेजिटेबल, यही उनके खाने की चीज़ें, और वो बेचारे क्या करें। एक तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है, और साथ इसके साथ जो है गम या आपके मिनिस्टर को समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करना है। आप हर प्रॉमिस पे सिर्फ ये तो कमिश्नर का काम है प्राइस कंट्रोल करना, और किसका प्राइस कमेटी साथ होती है वो कर लेती है। अगर ये कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि काफ़ी हद तक ये मसाइल कम हो जाएंगे और हुकूमत का ग्राफ भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले ब्रिगेडियर साहब ने से पहले जो बातें की थी मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और मगर एक बात ब्रिगेडियर साहब मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सब सूरत हाल पैदा उस वक्त होती है जब मुंतखब अराकीन के बजाय गैर मुंतखब तर्जुमान ज़माम इख्तिदार संभाल लें, फिर उनके बाद ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हसासियत को नहीं समझते। जहाँ तक ये बात अभी शिबली फराज साहब की है, देखिए अगर वो आशारिये कह रहे हैं, आशारिये जो ऐन के साथ आते हैं, तो उसमें तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमें अच्छाई नज़र आ रही है।
लेकिन अगर इशारे की बात वो कर रहे हैं तो हुकूमत इशारेबाजों पे चलती नहीं है। हुकूमत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इकदाम जरूर वो उठाती है जहाँ इशारेबाजी ना हो, जहाँ पर बाकायदा काम हो। गवर्नेंस की जहाँ तक बात हो रही है, महंगाई की, मैं अपने हल्के की बात करूँ या मैं अपने इलाके की बात करूँ, मेरे हल्के का आदमी परेशान, उसको दवाई सस्ती नहीं मिल रही, उसके लिए अशया खुर्दोनोश का हुसूल मुश्किल हो गया है। वो सवाल ये करता है कि आप किस लिए आए, आप यहाँ पर हमारे लिए रिलीफ देने आए थे या हम पर मुसीबत बनकर आए। उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो जब मेरे पास कोई जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये कि मैं अमली तौर पर काम करने से कासिर हूं और मैं जो काम करने चाहिए वो काम नहीं कर रहा हूं। यह है मेरा जवाब। जी फैसल साहब। देखिए, जब आमिर साहब जो हुकूमती पार्टी के रुकन है, जब ये कह रहे हैं कि इनके पास ही कोई जवाब नहीं है, तो हमने और आपने क्या जवाब देना है। देखिए, इशू इस वक्त क्या है, इशू एक तो स्मगलिंग हुई, वो अपनी जगह, जो इन्होंने एक्सपोर्ट की वो अपनी जगह, लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों भी जो है ना प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो है ना वो संजीदा इकदाम नहीं उठाती। इस वक्त अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो कोई प्राइस कंट्रोल की अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि जहाँ पे जाके चेक किया जाए कि प्राइस जो है, कौन सी कीमत जो है सरकार ने मुकर्रर की है और बिक किस पे रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास जो है ना एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं है। जब तक ये प्राइस कंट्रोल का निज़ाम जो है ये बल्दियाती इदारों को मुंतकिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो है ना सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकती। एक बात। दूसरी बात है, इसमें बहुत सारी जगहों पर अवाम का भी कसूर है। इस वक्त कराची के अंदर जो है वो 300 रुपए किलो जो है वो टमाटर बिक रहा है। भाई ना खाएं टमाटर, टमाटर खाए बगैर तो आप रह सकते हैं, लेकिन लोग 300 रुपए में भी खरीद रहे हैं। 1000 रुपए किलो जो है वो गुलाब जामुन बिक रहा है। भाई नहीं लो गुलाब जामुन। जो एक अवाम का भी कसूर है कि अवाम भी की तरफ से भी जो है ना मुजाहिमत नहीं पैदा हो रही है। गिरा फरोश माफिया के खिलाफ जो है अवाम को भी जो है ना मुजाहिमत करनी पड़ेगी। अवाम को भी जहनी तौर पे अपने अंदर से जो है ना लीडरशिप जो है बेदार करनी पड़ेगी। अपने अंदर से जो है ना वो इमरान खान वाली की जो एक तब्दीली वाला गेम तो हो गया फ्लॉप, तब अवाम को खूब एक मुजाहिमती रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। उसके बगैर चारा होगा नहीं। आप पर बगावत का मुकदमा दर्ज होएगा भाई। नहीं, आपस में मुजाहमत शुरू कर ले, दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, पहले यही से आगाज कर ले। एक एमएनए आपके पास बैठा नहीं, वो फैसल कह रहे हैं कि 300 रुपए किलो लोग खरीद रहे हैं। भाई 3000 रुपए किलो हो जाएंगे फिर लोगों ने कहाँ छोड़ देना है। यहाँ इस मुल्क की हालत ये है कि मिठाई महंगी हो जाए ना तो मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। ये एक फैशन है कि महंगी चीज खरीद के लोगों को इत्मीनान ज्यादा होता है। देखें, इशारिया सारे बेहतर हो गए, कमाल हो गया। सिर्फ एक इशारिया बेहतर नहीं हुआ तो हमारा नहीं हुआ कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो सका, बाकी तो सब कुछ बेहतर हो गया। अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया इस हुकूमत पे। तो महंगाई का क्या है, कोई बात नहीं, थोड़ी और बढ़ जाएगी। इशारिया बेहतर होने चाहिए। ये असल आज की मुझे जो समझ आई है ना शिबली फराज साहब की, ये हुक्मरान बड़े मासूम होते हैं, बड़ी मासूमियत से वो बता देते हैं कि देखें जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये थोड़ी बहुत महंगाई है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर रोटी आपको खाने को नहीं मिलती या बिल आप पे नहीं कर सकते, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, कहीं किराया नहीं दे सकते, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि इशारिये बेहतर हो रहे हैं। बहुत मुबारक हो गवर्नमेंट को। जी लतीफ़ चौधरी साहब। शिबली फराज साहब जो है ना याज भाई, अपने वालिद के इस शेर की तरह है, ये सूखे हुए फूल की तरह किसी दिन किताबों में मिलेंगे। हाँ, नहीं ये वो फूल ही नहीं जो अहमद फराज की किताब में रखे जाएंगे। ये वो फूल नहीं है, बेफिक्र रहे इस मामले पे। जी तो अच्छा, जो महंगाई का देखें, मुझे बड़ा पहले तो बड़ा दुख हुआ जब आपने दुआ बड़े ज़्यादा ज़ोर आपका था। देखे जी सोना बहुत महंगा हो गया, तो अल्लाह करे आपके लिए सस्ता हो जाए। सोना तो हम तो देख भी नहीं सकते। तो बाकी रह गई बात दीगर अशिया की, तो जिंदाबाद। सोने वालों का तो चैनल है सर, जानने वालों का कहाँ चैनल। तो बाकी रह गई आप खाने पीने की महंगाई की जो बात है, जो इमरान खान साहब हैं और उनकी जो किचन कैबिनेट जिनका नाम लिया रखा जा रहा है, इनके पता नहीं किचन हैं भी कि नहीं। इन्होंने ना कभी बाहर गए ना ख़रीदा, लोगों का माल ही खाना है, अपनी जेब से तो खर्च करना ही कुछ नहीं है। तो लिहाजा उनको महंगाई से लेना देना कुछ नहीं। चलें, अल्लाह ताला इमरान खान को और उनके साथियों को और उनके हमायतियों को ज़्यादा ज़िंदगी दे। उन्होंने लंगर खाने खोले हुए हैं। सही हो गया। अदाकार अदनान सिद्दीकी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती, जो उन्होंने न्यूयॉर्क में कही थी क्या कि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने खुद कभी कारोबार ज़िंदगी में किया नहीं और उन्होंने तय कर रखा कि किसी दूसरे को करने भी नहीं देना। तो ठीक है ना, तो वो लंगर खाने हैं,
तो हम लंगर खानों पे जाया करेंगे और मजे से वेले, काम तो मिलने नहीं, नौकरी कहाँ रहनी हमारी, ठीक हो गया, लेकिन वहाँ जाके बैठ जाया करेंगे। आप जैसे अमीर लोग तो खैर उस वक्त भी ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी जरूर कि कौन किसको आप अमीर कह रहे हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और तीसरा सवाल आज हमारा है, कौमी इदारों में बेहतरी मुल्की मईशत के लिए कितनी हौसला अफजा है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जहां कई मसाइल हैं वहां पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें भी आ रही हैं। कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट के इक़दाम को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। आज एक और बैनुल अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली को पूरे एशिया में बेहतरीन करार दे दिया है। PIA 5 साल के मुसलसल खसारे के बाद मुनाफे में आ गई है। कौमी एयरलाइन ने 2019 में 7 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाया है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। वक्त का कारणि तमाम एक्सपर्ट्स ख्याल रखिएगा। सवाल ये है, कौमी इदारों में बेहतरी मुल्की मईशत के लिए आपके ख्याल में कितनी हौसला अफजा है? बहुत अच्छी बात है कि 2019 में 7 अरब रुपए कमाए और पहले क्वार्टर में यानी जनवरी से मार्च तक में 19 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा किया। और उसके बाद PIA के वज़ीर मौसूफ ने ऐसे बयान दिए कि PIA यूरोप अमेरिका सब जगह पे बंद हो गई। ये खसारा कितना प्लस हुआ, उस 7 अरब रुपए को मैं क्या सर धुनूं उसके ऊपर जो ये काम कर दिखाया। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, ये एक तो कोरोना की बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में वाकई नॉर्मल, खासतौर पर अगर हम अपने ईस्टर्न फ्रंट पे देखें तो वहाँ जो हाल है वो देखने का है। और नेशनल एयर कैरियर जो है वो बहुत पॉजिटिव है। अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा ये कोई अच्छी खबर भी आई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं, बट आई स्टिल फील कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर जब तक हमारे अवाम तक पास होने होंगे बिल्कुल तो तब मिलेगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फैसल साहब। जी फैसल साहब, ब्रिगेडियर साहब की जो बात है ना, वो 100 रुपए आने, 100 आने, क्या कहते हैं वो 16 आने, लेकिन वो तब्दीली वही है जो एक आम आदमी जो है ना महसूस करे कि वाकई तब्दीली आ गई, बेहतरी आ गई, उसके समरात आ गए, उसके असरात आ गए। आम आदमी तक अगर महसूस नहीं हो रही तो कागजों में दावे करते रहे, मीडिया में बैठ के दावे करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये PIA वाली बात है, इसका कोई मुस्तनद कागज अब तक सामने नहीं आया है। ठीक है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। जी, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बाकी सारी चीज़ों का मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन इस जुमले को कहना हम छोड़ दें, सभी को छोड़ना चाहिए। और पूरी इस्लामी दुनिया से कोविड ख़त्म हुआ, इस्लामी ममालिक जितने, इसलिए कि वइज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, बीमार मैं होता हूँ, शिफा अल्लाह देता है। हमने नहीं ख़त्म किया कोरोना, अल्लाह ने ख़त्म किया। जी अयास साहब। बेशक ये अल्लाह ने ख़त्म किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम पहले दिन से जो देख रहे थे एफर्ट्स वो सिंध में हो रही थी और सिंध में सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने करम किया, वरना हमारा कोई कमाल। जी लतीफ़ चौधरी साहब, आपने पूछा कि मईशत कितनी हौसला अफजा है, तो बाकी हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि अवाम को फ़ायदा पहुँचे। तो मेरा ख्याल है अवाम को तो तब्दीली, जब से इमरान खान आए हैं तब्दीली है, चीखें निकल गई। अब तो कसम से चीखें मारने के लिए भी दम नहीं रहा। तो ये चले इशारे अगर बेहतर आ रहे हैं तो चलो ठीक ही होगा, क्या कहेंगे इसके बारे में। आपका पॉइंट आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।